तो अपन पहले क्या है कि ऑन लोड पर ट्रांसफार्मर में कोर में क्या क्या हो रहा है, फ्लक्स कैसे स्थापित हो रही है, एक फ्लक्स दूसरी फ्लक्स को कैसे काट रही है। लोड साइड पर अपन ने सेकेंडरी साइड पर जैसे अपन ने लोड लगाया, उस लोड की वजह से जो करंट सेकेंडरी साइड में बना I2, उसकी वजह से जो एक फ्लक्स बनी φ2 जो हमारी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को अपोज करती है, और उस फ्लक्स को अपोज करने के बाद क्योंकि कोर में जैसे फ्लक्स घटती है तो फ्लक्स क्योंकि घट नहीं सकती, ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, लेसन 5 में, क्लास 5 में। और एक प्राइमरी साइड से एक और फ्लक्स इंड्यूस होती है, तो उस वजह से क्या हो जाता है कि अपना जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का अगर मैं इस सिचुएशन पर ऑन लोड की स्थिति में डायग्राम बनाऊं तो ये अपनी सेकेंडरी साइड है जिसमें कि अपन ने एक लोड लगा रखा है। इस लोड की वजह से करंट I2 फ्लो हो जाता है, तो जो हमारी यहां पर पहले से एक फ्लक्स φm स्थापित थी, एक φm फ्लक्स स्थापित थी, उसके अपोजिशन में एक फ्लक्स φ2 स्थापित होती है जो इसको अपोज करती है। ये φ2 हो गई। अब क्योंकि प्राइमरी साइड की वाइंडिंग बना देता हूं मैं, प्राइमरी साइड पर अपने सोर्स लगा हुआ है एक, और इसमें एक करंट मैग्नेटाइजिंग करंट Im फ्लो हो रहा है अभी। पर क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही एक फ्लक्स या लोड लगाया जाएगा तो उस लोड की वजह से जो करंट आएगा, इस करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगी वो अपोज करेगी इसी के कॉस को यानी φm को, तो एक एक्स्ट्रा फ्लक्स यहां से स्थापित होती है और इसे I2 डैश करंट कह दिया जाता है। वो I2 डैश की वजह से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फ्लक्स स्थापित होती है इसमें जो φm को सपोर्ट करती है, और वो हो जाती है क्या, φm प्लस φ2। तो नेट फ्लक्स जो हमारे ट्रांसफार्मर की कोर में हो गई वो क्या हो गई, φm प्लस φ2 माइनस φ2, यानी कि जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है इसमें लगभग जो फ्लक्स है वो φm कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये अपन देख चुके थे। और इसी के साथ क्योंकि फ्लक्स φ मैक्स जो वैल्यू है, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारी φ मैक्स है वो क्या है, v1 बाय रूट 2 पाई fn फाई, तो रूट 2 पाई f और n ये हमारा हो जाता है, जिसमें v1 की मैक्स वैल्यू यूज की जा रही है, सॉरी v1 की RMS वैल्यू यूज की जा रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि v1 की RMS वैल्यू यूज की जा रही है और नीचे रूट टू पाई n ये तो कांस्टेंट है, और f अपन अलग से निकाल लेते हैं। तो यानी कि क्या हुआ कि अगर मैं किस वोल्टेज के लिए बनाना चाह रहा हूं वो वोल्टेज मेरा फिक्स है और f कांस्टेंट है, यानी वोल्टेज जिसके लिए हम डिजाइन करना चाह रहे हैं प्राइमरी साइड का वो भी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो φ मैक्स इसको लगभग कांस्टेंट हो ही जाना है, ये कांस्टेंट रहती है। और वो यहां से भी हमें पता चल रहा है कैसे कांस्टेंट रहती है, क्यों कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो φm क्या है हमारा, N1 Im, ये N1 टर्न्स है, ये N2 टर्न्स है, बाय रिलक्टेंस, इस पाथ का रिलक्टेंस। इसी तरह से अगर मैं φ2 लिखूंगा प्राइमरी साइड से जो बन रही है वो क्या हो जाएगी, N1 I2 डैश डिवाइड बाय रिलक्टेंस। तो नेट फ्लक्स φm प्लस φ2 क्या हो गई, φm प्लस φ2 होगी N1 Im प्लस I2 डैश बाय रिलक्टेंस। ठीक है, और सेकेंडरी साइड पर जो हमारी फ्लक्स है वो सेकेंडरी साइड पर फ्लक्स क्या है, सेकेंडरी साइड पर फ्लक्स है हमारी जो सेकेंडरी साइड से फ्लक्स बनी है, सेकेंडरी साइड से, वो सेकेंडरी साइड से क्या फ्लक्स बनी है वो भी φ2 है, वो किसके बराबर है, N2 I2 बाय रिलक्टेंस, क्योंकि उसी कोर में घूम रही है तो रिलक्टेंस तो सेम है, लेंथ सेम है कोर की। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स जो है कोर में वो कांस्टेंट रहती है। और दूसरा जो हमारा
सेकेंडरी साइड से फ्लक्स बनी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइमरी साइड से एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाई जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोर में मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कांस्टेंट रहती है। कैसे रहती है कि सेकेंडरी से बनने वाली φ2 को प्राइमरी से बनने वाली φ2 बैलेंस करती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो हमारे पास क्या हो गया, अब दो फ्लक्स हो गई। तो नेट फ्लक्स कोर में क्या हो गई, जैसा कि यहां देख पा रहे हैं अपन, ये हमारी नेट फ्लक्स हो गई φm प्लस φ2 माइनस φ2, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये तो हो गया हमारा प्राइमरी साइड से और ये हो गया हमारा सेकेंडरी साइड से। अब जो हमारी प्राइमरी साइड से है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है Im, क्योंकि ये बहुत कम होता है I2 डैश से, तो φm Im की वजह से बनने वाली φm वो भी काफी कम होती है जो प्राइमरी साइड से φ2 बनी है। तो इसके सामने इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये अज्यूम करते हुए विद अजम्पशंस कि φm नेग्लिजिबल है φ2 के सामने नेग्लिजिबल है, ये एज्यूम करते हुए अपन क्या लिख सकते हैं कि φ2 जो एक मिल रही है मुझे N2I2 बाय रिलक्टेंस, ये सेकेंडरी साइड से मिल रही है, और φ2 जो मुझे मिल रही है, या प्राइमरी साइड की अगर मैं फ्लक्स मानूं तो प्राइमरी साइड की फ्लक्स φm प्लस φ2 है, जिसमें से मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली जीरो मान सकता हूं। किसके सापेक्ष, इस φ2 के सापेक्ष। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत कम होता है I2 डैश के, दो भाग है ना यहां पर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा N1I2 डैश डिवाइड बाय रिलक्टेंस, ये प्राइमरी साइड से, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है φ2, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इसका मतलब N2I2 बाय रिलक्टेंस बराबर N1I2 डैश बाय रिलक्टेंस। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बेसिकली अपन को क्या यहां पर एक इक्वेशन मिल रही है, क्या मिल रही है इक्वेशन, N2I2 बराबर N1I2 डैश। ठीक है, इसमें I2 डैश को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं I2 डैश को, N2 बाय N1 बराबर I2। ठीक है, या इस I2 डैश को मैं लिख सकता हूं KI2, ये K क्या है बेसिकली, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय टर्न्स ऑफ प्राइमरी। और ये क्या हो गया था बेसिकली, यहां पर अपन ने क्या किया, ये है दोनों तरफ के एम्पियर टर्न्स बराबर है। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अगर आप वोल्टेज का बारे में याद करोगे, वोल्टेज की इक्वेशन देख चुके हैं अपन, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, V1 बाय V2 बराबर N1 बाय N2। अब यहाँ तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज होता है, पर यहाँ तो I2 डैश आ रहा है, ये क्या कहानी है, तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि टोटल प्राइमरी करंट क्या है, टोटल प्राइमरी करंट क्या है, टोटल प्राइमरी करंट है हमारा Im प्लस I2 डैश, ये हमारा टोटल प्राइमरी करंट है, प्राइमरी साइड का करंट, बेसिकली प्राइमरी साइड करंट। और यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां सिर्फ I2 डैश को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसे लगभग ऐसे भी समझ सकते हैं, या I1 अगर मैं बोलूंगा प्राइमरी करंट तो इस टोटल को बोलूंगा, पर क्योंकि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि Im जो होता है ये इसके सापेक्ष बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसे नेग्लिजिबल है तो नेग्लेक्ट कर दो, जिसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन। तो I1 अप्रोक्सीमेटली हमारा किसके बराबर हो जाता है, I2 डैश के बराबर ही हो जाता है। इसलिए ये इक्वेशन किसमें मिल जाती है अपन को कि N2I2 बराबर N1I1। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि जैसे यहां पर वोल्टेज पर टर्न, वोल्टेज के केस में अपन क्या कहते हैं,
कि वोल्टेज पर टर्न बराबर होता है ट्रांसफार्मर में दोनों तरफ, प्राइमरी और सेकेंडरी में। वोल्टेज पर टर्न, ये क्या हो गया, ईएमएफ पर टर्न हो गया ना। वोल्टेज को ईएमएफ में लिख सकते हैं अपन, और एन क्या है, टर्न से। ईएमएफ पर टर्न बराबर होता है दोनों तरफ, प्राइमरी सेकेंड में। इसी प्रकार कहा जा सकता है एम्पियर टर्न एटी बराबर होता है दोनों तरफ, प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन पावर फ्लो पे। ट्रांसफार्मर में पावर फ्लो कैसे होता है? किसी भी ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी साइड पर अपन ने सोर्स लगा रखा है और सेकेंडरी साइड पर अपन ने लोड लगा रखा है। करंट I2 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है। तो जो कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें पावर फ्लो कैसे होता है? पावर फ्लो कैसे होता है कि सोर्स से तो गया अपने को किसमें, प्राइमरी में, और फिर प्राइमरी से गया सेकेंडरी में, सेकेंडरी से गया लोड में। यानी सोर्स से गया प्राइमरी में, प्राइमरी से फ्लक्स के माध्यम से लिंक होकर वो गया सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से गया लोड में। तो अगर मैं जो हमारा सिंबल ट्रांसफार्मर का होता है उसको यूज करते हुए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड सर्किट के रूप में अगर आप लोगों को बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारा लोड है, ये हमारा सोर्स है। अब जो हमारा पावर फ्लो हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, इसको मान लेते हैं N1 टर्न्स, इधर मान लेते हैं N2 टर्न्स। यहाँ करंट हो रहा है I1, यहाँ करंट हो रहा है I2। ठीक है, और I2 की बजाय अपन मतलब डायरेक्शन इधर मान लेते हैं। तो ये प्लस माइनस E1 बैक ईएमएफ यहाँ बनेगा, एक प्लस माइनस E2 ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पर होगा, ये I2 करंट हो गया। और ये प्राइमरी साइड हो गई। तो सबसे पहले जो पावर फ्लो हुआ, पावर फ्लो तो क्या हो रहा है, सोर्स से जा रहा है प्राइमरी में, प्राइमरी से जा रहा है, मतलब प्राइमरी के लिए सोर्स क्या है, जो हमने सोर्स लगाया। सेकेंडरी के लिए सोर्स क्या है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, फ्लक्स लिंकेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ट्रांसफर हो रहा है यहाँ। और फिर सेकेंडरी सोर्स का काम करती है किसके लिए, हमारे लोड के लिए। इस प्रकार पावर फ्लो ट्रांसफार्मर में हो जाता है। सोर्स साइड पर वोल्टेज मान सकते हो V1, लोड साइड पर मान सकते हो V2। यानी कि यहां से अपन को देख के साफ लग रहा है कि E1 से ज्यादा होना चाहिए V1 और V2 से ज्यादा होना चाहिए E2, तभी तो पावर फ्लो का डायरेक्शन सोर्स टू लोड रहेगा। यानी कि एक वोल्टेज V1 है जो सोर्स से मिल रहा है, कुछ ड्रॉप और लॉसेस के बाद एक बैक ईएमएफ E1 इंड्यूस हुआ। इस V1 और E1 के डिफरेंस की वजह से एक करंट I1 स्थापित हो गया। फिर मैग्नेटिकली फ्लक्स जो लिंक है उसमें वेरिएशंस हैं, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E2 सेकेंडरी साइड में। और इस E2 के बाद कुछ लॉसेज और ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, विभव पतन के बाद एक वोल्टेज V2 हमारे लोड के टर्मिनल पे मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा पावर फ्लो है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फेजर डायग्राम। वैसे जो हमारी लास्ट क्लास थी, क्लास 5, ये ऊपर लिंक भी आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 5 मिल जाएगी। उसमें भी हमने, या उससे एक क्लास पहले भी हमने फेजर डायग्राम डिस्कस किया था। तो अभी अपन ने फुल लोड पे जो हमारी करंट की इक्वेशन आ रही है, एम्पियर टर्न्स दोनों तरफ बराबर होते हैं, वो अपन ने देखी। पावर फ्लो हमने देखा। अब ऑन लोड फेजर डायग्राम कैसा होगा बोर्ड पे दिख रहा है, नो लोड की स्थिति में कैसा होगा वो भी अपन को बोर्ड पर दिख रहा है। तो एक बार अपन इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये। बेसिकली क्या हो रहा है कि एक V वोल्टेज अपन ने प्राइमरी साइड पर लगाया। एक V वोल्टेज की वजह से करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स स्थापित होगी। ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट का फेजर हो गया अपना, ये फ्लक्स स्थापित हो गई। इस फ्लक्स की वजह से एक बैक ईएमएफ बनेगा E1। ये सब ऐसे क्यों आया, ये इससे लैगिंग क्यों आ रहा है, ये इससे लैगिंग क्यों था, ये सारी बातें अपन पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। और जो इनका आप बेसिक अगर वापस से देख लेंगे उन वीडियोस को जाके तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, बैक ईएमएफ हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो या सेल्फ इंडक्शन हो, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस वजह से होता है
E1 बराबर डी फाई बाई डी टी जो चेंज हो रहा है, तो जो ये चेंज हो रहा है डी फाई बाई डी टी के साथ एक लेंस लॉ की वजह से एक माइनस साइन और हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये हमारा डी फाई बाई डी टी यहाँ पर मिलता है अपन को माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, आप इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई को डी फाई बाई डी टी के रेस्पेक्ट में, इस फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको वो एंगल निकाल के दिखा देगा कि कॉस फाई का बनेगा ना इवन, तो उस cos फाई की वजह से cos फाई को sin 90 माइनस फाई लिख सकते हैं, माइनस अंदर चल जाएगा तो sin फाई माइनस 90, इसलिए 90 डिग्री लैगिंग आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि मोस्टली जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो इंडक्टिव लोड है, नो लोड पर चला रहे हैं, सेकेंडरी साइड पर कोई लोड नहीं है, तो बेसिकली जो हमारा लोड है फ्लक्स स्थापित करना, कॉइल, इंडक्टर, इंडक्शन वाला उसमें नेचर रहेगा, तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट शुरुआत में फ्लो करेगा वो पूरी तरह से लैगिंग नेचर का होगा, इसलिए मोस्टली लैगिंग नेचर का होगा, इसलिए ये फाई हमारा इस तरफ अपन ने शो कर रखा है, मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया, और ये हमारा कोर लॉस कंपोनेंट IE, और इन दोनों की वजह से जो करंट फ्लो करेगा I0, ये हमारा नो लोड करंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपन ने यहाँ क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेटाइजिंग करंट है और एक IE कोर लॉस, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कोर लॉस होगा उसको भी अपन को एक करंट की फॉर्म में दिखाना पड़ता है। इक्विवेलेंट सर्किट अपन आगे देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इस कोर लॉस कंपोनेंट को अपन रेजिस्टेंस के रूप में डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं वो आगे अपन इक्विवेलेंट सर्किट आएगा तो उसमें समझेंगे। तो इन दोनों के रिजल्टेंट से एक नो लोड करंट फ्लो करता है जो कि मोस्टली लैगिंग नेचर का होता है, 85, 86, 87 डिग्री लैगिंग। ठीक है, तो ये तो नो लोड की अवस्था होगी अपनी। जब अपन लोड पे जाएंगे ऑन लोड, तो मैग्नेटाइजिंग करंट या नो लोड करंट, इसको अपन I0 बोल देते हैं, पर I0 में भी अगर कोर लॉस कंपोनेंट बहुत कम है या ट्रांसफार्मर आइडियल है तो ये I बराबर 0 हो जाएगा और सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, तो सिर्फ ये वाला फेजर बचेगा अपने पास। यानी कि अगर मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें कोर लॉस नहीं है उसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा कि एक वोल्टेज V1 है, इसकी वजह से करंट फ्लो हुआ IM मैग्नेटाइजिंग करंट, उसकी वजह से एक फ्लक्स बनी φm, और इस φm की वजह से एक EMF इंड्यूस्ड हुआ E2, फिर फ्लक्स लिंकेज होगी तो एक E1 बैक EMF और एक EMF इंड्यूस होगी, आगे फ्लक्स स्थापित होगी कोर में तो उससे बन जाएगा E2। ये जो डायग्राम बना फेजर डायग्राम, ये नो लोड पर है और आइडियल ट्रांसफार्मर का है। आइडियल ट्रांसफार्मर का क्यों है, क्योंकि यहां पर अपन ने ये जो कोर लॉस कंपोनेंट है IE, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कोर में कोई लॉस नहीं है, और नो लोड की अवस्था में सिर्फ कोर में ही लॉस हो रहा है मेजर, क्योंकि नो लोड में जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत मिनिमल है, नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, तो कॉपर लॉसेज इतने मेजर नहीं होंगे, मेनली जो नो लोड पर लॉस होता है वो कोर लॉस होता है, और उसको भी अपन ने नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये करंट IE हट जाएगा तो सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट बचेगा। तो ये क्या हो गया, ये फेजर डायग्राम किसका है, नो लोड पे ही बनाया है हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं ऑन लोड की तरफ। ऑन लोड ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, सेकेंडरी साइड पर हमने लोड लगाया, तो एक तो ये अपना नो लोड करंट, और दोबारा से अपन बात करते हैं, एक V1 वोल्टेज स्थापित कर रखा है, उसकी वजह से एक नो लोड करंट स्थापित हुआ। ये नो लोड आप देखिए अपन ने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बना रखा है, यानी कि इसमें एक तो लैगिंग नेचर है मैग्नेटाइजिंग करंट की, और एक कोर लॉस कंपोनेंट अपन ने मान रखा है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। इसकी वजह से फ्लक्स स्थापित होगी φm बोल देते हैं अपन इसको, और उसकी वजह से एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा E1, फ्लक्स स्थापित होगी आगे दूसरी वाइंडिंग में, कोर में स्थापित होगी और दूसरी वाइंडिंग से लिंक करेगी, तो उसकी वजह से एक EMF बन जाएगा E2, और इस E2 की वजह से सेकेंडरी साइड में जो लोड कनेक्टेड है उसमें करंट फ्लो करेगा I2 से लैगिंग नेचर का हमने माना, यानी लोड को भी हमने इंडक्टिव मान लिया। यह I2 किस डायरेक्शन में होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो हमारा सेकेंडरी साइड पर लोड लग रहा है वो लोड किस प्रकार का है, वो लीडिंग नेचर का है, लैगिंग नेचर का है। ठीक है, तो अभी I2 से लैगिंग नेचर का लोड मानते हुए अपन ने I2 का फेजर बना लिया, और इस I2 का एक इफेक्ट प्राइमरी साइड पर अभी अपन ने देखा है कि क्योंकि इस I2 की वजह से एक फ्लक्स φ2 स्थापित होगी, या अपन कह देते हैं कि एक MMF F2 बनेगी सेकेंडरी साइड में, और इस F2 की वजह से एक फ्लक्स φ2 स्थापित होगी जो कि इस φm को अपोज करेगी कोर के अंदर।
तो प्राइमरी साइड से एक I2 डैश करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से भी एक phi2 F2 बनेगी, जो कि सपोर्ट करेगी phi1 को। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि ये F2 इसको कैंसिल आउट कर देगी, या बेसिकली यूं समझे कि इसको कैंसिल आउट करने के मकसद से, ताकि ये कैंसिल आउट हो तो हमारी कोर में फ्लक्स कांस्टेंट रह जाए, इस मकसद से ही प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ होता है सोर्स की तरफ से। यानी सोर्स में से एक एक्स्ट्रा I2 डैश करंट खींचा जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा, जैसे ही लोड लगाया जाता है, और इस I2 डैश और I0 का एक रिजल्टेंट I1, तो ये हमारा प्राइमरी करंट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रैक्टिकल अवस्था में ट्रांसफार्मर हो गया। अब अगर मुझे E1 निकालना है, तो अभी अगर मैं V1 बराबर E1 लिख दूं, तो ये बेसिकली क्या हो गया कि हम इस करंट की वजह से होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, एक तो कॉइल में जो मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस में ड्रॉप होगा, और एक रेजिस्टिव नेचर जो है कॉइल की उस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, उनको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो V1 बराबर I1 लिख सकते हैं। अदरवाइज जो E1 है इसका अपोजिट ये माइनस E1 बन जाएगा, और इस I1 के रेस्पेक्ट में एक JI1X1 XL1 और एक इस डायरेक्शन में I1R1, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद हमें एक वोल्टेज मिलेगा, यानी कि ये तो क्या हो गया, ये बेसिकली V1 हो गया, और ये हमारा हो गया E1। V1 प्लस इंडक्टेंस का ड्रॉप, इंडक्टिव रिएक्टेंस का ड्रॉप प्लस रेजिस्टेंस का ड्रॉप, ये टोटल क्या आ रहा है हमारा E1। इसी तरीके से E2 के लिए भी बनाया जा सकता है नीचे, कि भाई क्योंकि ड्रॉप तो उधर भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन लोड एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। अपन ने कुछ नहीं किया है, जो जो क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, करंट है, वोल्टेज है, फ्लक्स है, एमएमएफ है, उनको अपन ने यहाँ पर एक फेजर्स या वेक्टर के रूप में अपन ने दर्शाया है। अब बेसिकली क्या है, वेक्टर और फेजर में एक बेसिक डिफरेंस है। वेक्टर डायग्राम जो होता है वो तो हमारा पोजीशन के हिसाब से या स्टैटिक होता है डायग्राम, और फेजर डायग्राम बेसिकली, फेजर का मतलब यही है रोटेटिंग वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जो लगातार रोटेट कर रहा है। और हम जानते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में ओमेगा है, आई में इक्वेशन है तो साइन ओमेगा टी, कोस वोल्टेज की इक्वेशन है तो उसमें साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो सब जगह ओमेगा है, यानी साइनोसोडल फंक्शन है, एंगुलर फंक्शन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये पूरा फेजर डायग्राम लगातार रोटेट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, या एक फ्रीक्वेंसी एफ से। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, यानी एक सेकंड में ये पूरा अरेंजमेंट वेक्टर्स का, ये एक सेकंड में 50 चक्कर लगा लेता है, एक सेकंड में 50 चक्कर लगा लेता है ये। तो ये जो हमने बनाया है इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं कि रोटेट होते हुए फेजर्स का एक हमने स्नैपशॉट ले लिया, फोटो खींच लिया, तो उस अवस्था में ये हमारी स्थिति है। और एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में तो ये सारे फेजर रोटेट कर रहे हैं लगातार इस पोजीशन में, एक दूसरे से इतना एंगल की दूरी पर बनाए हुए। ठीक है, एक तो हमारा ये कहला रहा है phi1, और एक दूसरा एंगल ये कहला रहा है, सॉरी फाइ की जगह मैं इसको लिख देता हूं θ1, और ये कहला रहा है θ2, या इसको कह देते हैं θ2, यही चीज है θ2। तो θ2 बेसिकली क्या है, cos θ2 निकालूंगा जब मैं, तो ये मुझे दे देगा लोड का पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर लोड लगा है उसका पावर फैक्टर, और जब cos θ1 निकालूंगा तो ये मुझे दे देगा ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है इसलिए बता रहा हूं। तो आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट के साथ साथ आगे इसमें जो जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, और लॉसेस की वजह से जो अपना एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, तो अपन को इक्विवेलेंट सर्किट देखना है और लॉसेस देखने हैं। उसके बाद ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हैं लॉसेस के आधार पर,
फिर अपन को एफिशिएंसी पे जाना है, एफिशिएंसी कैलकुलेशन ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और डाउट पूछिए। जितने ज़्यादा डाउट पूछेंगे, डाउट पूछने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस करेंगे और डाउट आएंगे, तो जितने ज़्यादा डाउट पूछेंगे उतना ही ज़्यादा दिमाग खुलेगा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एग्जाम की तरफ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक वीडियो पहले डाला हुआ है कैसे प्रैक्टिस की जाती है एग्जाम की, वैसे ही आप प्रैक्टिस करिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।